हेलो दोस्तों। तो पॉलिटी की सीरीज में जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा तो उसमें हमने बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना। इस लेक्चर में हम जैसा कि मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। प्रस्तावना इंग्लिश में बोलते हैं प्री एम्बल। आपने इसे जब तैयारी करते समय पहले भी पढ़ा होगा या बचपन में भी आपने जो जीएस के पार्ट में इसको पढ़ा होगा। तो प्रस्तावना आखिरकार होती क्या है, प्रस्तावना है क्या? तो ध्यान से सुनिए। प्रस्तावना किसी भी संविधान के लिए उसकी भूमिका या आमुख या परिचय के तरह हैं। तीनों शब्द देखिए, यानी कि जो प्रस्तावना है, जैसे देखिए भूमिका आप लोग पढ़ते होंगे, कोई बुक होती है, उस बुक के जितने भी चैप्टर्स होते हैं, उस बुक में जितना भी कुछ है, एक भूमिका के तौर पे जो बुक होती है उसके पहले ही दूसरे पेज में उसको बता दिया जाता है कि इस बुक में हम आगे चल के क्या क्या पढ़ेंगे, इस बुक का उद्देश्य क्या है, इस बुक में क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। उसी तरह जो प्रस्तावना है हमारी, वो जो हमारी संविधान नामक एक पुस्तक है जिससे हमारे देश का शासन चलता है, तो उस संविधान की पुस्तक के क्या उद्देश्य होंगे, उसके क्या आदर्श होंगे, वो हमें क्या बताना चाहता है, इन सब के बारे में जो जानकारी देने का कार्य करती है वो क्या करती है? प्रस्तावना। इसलिए जो प्रस्तावना होती है वो किसी संविधान के लिए, जो प्रस्तावना होती है वो किसी संविधान के लिए उसकी भूमिका या उसके आमुख या उसके परिचय के रूप में कार्य करती है। आपने भारत के प्रसिद्ध वकील ननी पालिकावाला का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, यानी कि जो प्रस्तावना होती है वो संविधान का परिचय देती है। ठीक है, तो हमने जाना कि जो प्रस्तावना है वो है क्या। ठीक, आइए अब ये समझते हैं कि अभी मैंने बोला कि जो संविधान के उद्देश्य, संविधान के आदर्शों, इनका बताने का कार्य करती है जो प्रस्तावना होती है। अर्थात जो हमारी प्रस्तावना है उसमें पाया क्या जाता है? उसमें संविधान का दर्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संविधान का दर्शन। संविधान का दर्शन से तात्पर्य अर्थात संविधान हमें क्या बताना चाहता है, संविधान के उद्देश्य क्या हैं, इन सब की जानकारी जो हमें दिलाती है वो क्या है? प्रस्तावना। कभी कभी क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान का दर्शन संविधान के किन किन भागों में या संविधान के किन तत्वों में पाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, जो सबसे मेन पॉइंट आप जब भी टिक करेंगे क्वेश्चन में तो वो किसको टिक करेंगे? प्रस्तावना को। लेकिन अगर कभी जो क्वेश्चन में ऑप्शन के रूप में प्रस्तावना ना हो तो कुछ और चीजें हैं जिनमें संविधान का दर्शन पाया जाता है। वो कौन कौन सी हैं? तो एक चीज हो गई हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। दूसरे हो गए राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि नीति निदेशक तत्व। और तीसरा हो गया हमारा मौलिक कर्तव्य। यानी कि जो संविधान का दर्शन होता है वो इन प्रमुख चार चीजों में पाया जाता है। कौन कौन से? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। इनमें भी सबसे प्रमुख जो चीज है वो है प्रस्तावना। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि संविधान का दर्शन निम्न में से किसमें पाया जाता है और ऑप्शन में ये चारों आपको दिखें तो
तब आप किसको टिक करेंगे? प्रस्तावना को। ठीक है, तो हमने ये जाना कि जो प्रस्तावना होती है उसमें संविधान का दर्शन पाया जाता है। ठीक, आपको प्रस्तावना, इसकी परिभाषा ये समझ में आया। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। मैंने ये बताया कि जो प्रस्तावना होती है उसमें संविधान का दर्शन पाया जाता है। मैंने आपको संविधान के दो प्रकार बताए थे, एक संविधान लिखित संविधान और एक संविधान अलिखित संविधान। तो क्या दोनों प्रकार के संविधान में प्रस्तावना पाई जाती है? ध्यान रखिए, जो प्रस्तावना होती है, जैसे जो अपने भारत देश में जो भारत देश का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, जैसे पूरी बुक लिख गई, उसके बाद उसके निचोड़ के रूप में प्रस्तावना ऐड की गई, कहां पर? पहले पेज में। ठीक है, ऐसे ही क्या हर एक संविधान में, जो मैंने दोनों तरह के संविधान बताए थे, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, क्या दोनों तरह के संविधान में प्रस्तावना पाई जाती है? तो इसको समझते हैं। देखिए, जो प्रस्तावना होती है वो किसी भी लिखित संविधान का लक्षण होती है, यानी कि जो प्रस्तावना है सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाएगी? लिखित संविधान में। प्रस्तावना पाई जाएगी किसमें? लिखित संविधान में। किसमें पाई जाएगी? लिखित संविधान में। ठीक, लिखित संविधान में प्रस्तावना हमारी पाई जाएगी, लेकिन अलिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं पाई जाएगी। अलिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं पाई जाएगी। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रस्तावना होती है तो वो होगी अगर तो किसमें होगी? लिखित संविधान में। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि हर एक लिखित संविधान में प्रस्तावना हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना लिखित संविधान में पाई जाती है, लेकिन हर एक लिखित संविधान में प्रस्तावना पाई जाए यह जरूरी नहीं है, और अलिखित संविधान में प्रस्तावना होगी ही नहीं। ठीक, तो प्रस्तावना किस प्रकार के संविधान में पाई जाएगी यह भी हमने जान लिया। अब आइए थोड़ा प्रस्तावना के बैकग्राउंड को जानते हैं, यानी कि सबसे पहले विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना कहां पर इंट्रोड्यूस हुई होगी, कहां पर इसका प्रयोग हुआ होगा। तो आइए इसके थोड़े इतिहास को समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैं बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था, तो जो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, प्रस्तावना किसका मेन लक्षण है? लिखित संविधान का। तो जो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है वो मैंने आपको क्या बताया था, जरा रिकॉल कीजिए। वो था यूएसए का। कहां का? यूएसए का। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहां का है? यूएसए का। देखिए, यूएसए हम लोगों की तरह ही ब्रिटिशर्स का गुलाम था। ठीक, तो वहां के लोगों ने, आपने जॉर्ज वाशिंगटन का नाम सुना होगा। तो जब अमेरिकी क्रांति हुई तो वहां के लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांति की शुरुआत की। वो शुरुआत हुई 1776 से। 1783 में उन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। फिर 1789 में जाकर इन लोगों का क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये पूरा प्रोसेस है उनकी आजादी की लड़ाई का, और 1789 में फाइनली उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो जब स्टार्टिंग में जब इनका संविधान बनके तैयार हुआ तो सबसे पहले जो प्रस्तावना अपने संविधान में ऐड करने की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? यूएसए ने। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना किसने ग्रहण की थी अपने संविधान में, तो किसने? यूएसए ने। सबसे पहले विश्व में प्रस्तावना यूएसए द्वारा अपनाई गई थी। ठीक, अब
अब आपसे पूछे कि ये तो हो गया विश्व में, कि विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना किस देश ने अपनाई थी? किसने अपनाई थी? यूएसए ने। यूएसए का ही सबसे पहला लिखित संविधान भी है। अब पूछे कि भारत में प्रस्तावना, भारत के संविधान में प्रस्तावना कहां से है? तो ध्यान रखिएगा कि हमने भी जब यूएसए ने प्रस्तावना अपना ली तो यूएसए से ही हमने प्रस्तावना की संकल्पना ली, यानी कि प्रस्तावना रखने का विचार अपने संविधान में कि हम अपने भी संविधान में प्रस्तावना जोड़े। ये विचार हमारे मन में किसको देख के आया? ये विचार आया यूएसए के संविधान को देख के। तो प्रस्तावना की जो संकल्पना है, यानी कि प्रस्तावना को संविधान में रखने का विचार, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रस्तावना की जो भाषा है, जो प्रस्तावना की भाषा है और जो प्रस्तावना की विषय वस्तु है, जो उसका कंटेंट है, वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि जो प्रस्तावना की भाषा प्लस जो इसकी विषय वस्तु है, ये कहां से ली गई है? ये ली गई हमारी ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, तो इन दोनों बातों का अंतर समझिएगा। जब भी पूछा जाए कि प्रस्तावना की संकल्पना, यानी कि प्रस्तावना को संविधान में रखने का विचार कहां से लिया गया है? तो लिया गया है यूएसए से। ठीक, और प्रस्तावना की भाषा प्लस विषय वस्तु, ये दोनों कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो इन बातों का भी आप याद रखिएगा। तो हमने इसमें थोड़ा प्रस्तावना के इतिहास को जाना कि सबसे पहले विश्व में प्रस्तावना कब इंट्रोड्यूस हुई और हमारे देश में जो प्रस्तावना संविधान में रखी गई है वो कहां से ली गई है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। अब आइए जानते हैं कि जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान में इंट्रोड्यूस कैसे हुई। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, संविधान सभा की तीसरी बैठक जब हुई, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? सोचिए जरा। ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। तो जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। इसी समय जो प्रस्तावना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसी को आगे चलकर हमने अपने संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया था। हालांकि प्रस्तावना के लिए जो संविधान सभा द्वारा शब्द प्रयोग किया गया था वो शब्द प्रयोग किया गया था उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका, ना कि प्रस्तावना। इसलिए आप अभी भी जो संविधान की मूल पुस्तक है उसमें आप कभी भी प्रस्तावना शब्द लिखा नहीं पाएंगे, उसमें आप लिखा शब्द पाएंगे उद्देशिका। क्या पाएंगे? उद्देशिका। ठीक, तो जो संविधान सभा की तीसरी बैठक है उस समय 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसमें? 13 दिसंबर 1946 को जेएल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। कब? संविधान की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, इसी को आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा द्वारा
क्या किया गया, इसे संविधान की उद्देशिका के रूप में, संविधान की उद्देशिका के रूप में स्वीकारा गया। ठीक, तो हमारे जो संविधान, जो हमारा संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुई, तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो हमारी संविधान सभा थी, इसने 22 जनवरी 1947 को संविधान की उद्देशिका के रूप में, इसके रूप में, उद्देशिका के रूप में, ध्यान रखिएगा कि वहां प्रस्तावना शब्द नहीं है, ठीक, तो संविधान की उद्देशिका के रूप में स्वीकारा गया। ठीक, जैसे हम आज जो शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं वो कौन सा है, प्रस्तावना। ठीक, तो हमारे संविधान में किस प्रकार से प्रस्तावना आई, ये उसका वर्णन था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मेट देता हूं। तो ये हमारी प्रस्तावना के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज था। अब जो हमारी प्रस्तावना है वो है क्या, आइए अब हम उसे देखते हैं, उसे समझते हैं, उसे पढ़ते हैं। बहुत लोगों को प्रस्तावना याद होगी, इसे याद भी रखना चाहिए क्योंकि इससे डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि इसको याद रखने के क्या क्या फायदे हैं, इनसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रस्तावना लिख रहा हूं, उसे आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारी जो प्रस्तावना है वो क्या है, हम भारत के लोग, आप इसे साथ साथ लिख भी सकते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कौमा समाजवादी पंथ निरपेक्ष कौमा पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अभी आप लिखते जाइए फिर मैं इसे एकदम डिटेल में समझाऊंगा, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को इसके आगे सामाजिक आर्थिक कौमा राजनैतिक न्याय कौमा विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कौमा
तथा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की भावना सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, रुके मैं देख लूं आपको दिख रहा है। एक मिनट। ठीक, को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, अगर मिति मार्गशीर्ष, अभी आप लिखिए, मैं अभी आपको इसको समझाऊंगा। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हमारी प्रस्तावना। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक, इसी से समझाना है इसी से आपको समझाना है मुझे। दृढ़ संकल्पित होकर
क्या लिखा, नीति मार्गशीर्ष, क्या लिखा था, शुक्ल। ठीक, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि इस प्रस्तावना में है क्या क्या लिखा है। तो देखिए, हमारी प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरेन, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेट, गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की भावना सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, अब ब्रैकेट में ये लिखा है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है वो हमें बताती क्या है, इसे हम सबसे पहले समझते हैं। तो जो हमारी प्रस्तावना, इसे मैं इधर लिखे दे रहा हूं, जो हमारी प्रस्तावना है आप खुद इसमें देख के बताइए कि हमें क्या क्या बता रही है। मैं जैसे आपको बताता हूं कि हमारी जो प्रस्तावना है हमें बताती है कि जो हमारी सत्ता का स्रोत है, यानी जो हमारे शासन का स्रोत है, यानी जो हमारे संविधान का स्रोत है, वो क्या है। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे क्या बता रहे हैं। और बताती है कि जो हमारे सत्ता का स्वरूप है, जो हमारे सत्ता का स्वरूप है वो कैसा है, यानी जो हमारे भारत की प्रकृति है वो किस प्रकार की, और जो हमारे संविधान का उद्देश्य है या हमारी जो सत्ता का उद्देश्य है, जो शासन का उद्देश्य है, उसको भी क्लियर करती है हमारी जो प्रस्तावना है। इसके साथ साथ जो संविधान को अपनाने की तिथि है उसका भी जिक्र करती है, 26 नवंबर 1949, ठीक, या बनने की जो तिथि। यानी कि जो प्रस्तावना है वो हमें मुख्यतः ये 3 बातें बता रही है। क्या क्या? जो संविधान यानी कि सत्ता का स्रोत है वो, जो सत्ता का स्वरूप है वो, जो सत्ता का उद्देश्य है वो। मैं देखता हूं दिख रहा है आप लोगों को ये, ठीक। तो जो प्रस्तावना है वो हमें बताती है संविधान यानी सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य। अब आपके मन में चल रहा होगा कैसे, तो अब इन्हीं को हमें एक एक करके डिटेल में समझना। तो देखिए, जो प्रस्तावना है वो संविधान का स्रोत या सत्ता का स्रोत किसे बता रही है, वो बता रही है जनता को। किसको बता रही है? जनता को। अभी बताऊंगा कि कैसे प्रस्तावना संविधान या सत्ता का स्रोत जनता को बताती है, ठीक। और जो सत्ता का स्वरूप यानी कि जो हमारे भारत की प्रकृति है, जो हमारा भारत होगा
वो किन किन आदर्शों का पालन करेगा, या जो हमारा भारत होगा वो किन किन तत्वों को अपनाएगा, या जो हमारी सत्ता होगी वो किन किन रूपों में होगी, इनके बारे में भी बताती है। वो कैसे बताती है? देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है उनमें सत्ता के स्वरूप को बताने के लिए कुल 5 शब्द देखिए इस्तेमाल हुए। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इनको मैं इधर लिख रहा हूं। क्या क्या इस्तेमाल हुआ है? संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, ठीक, या क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जगह की कमी की वजह से एकदम क्लियर नहीं लिख पा रहा हूं, आप इधर से देख लीजिएगा। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो जो हमारी सत्ता का स्वरूप है, यानी कि जो भारत की प्रकृति है, वो कैसी है? संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य वाली। अब ये होते क्या है, इन एक एक शब्दों के बारे में आपको आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, अगली वीडियो में मैं इनको एकदम क्लियर करूंगा। अब जानते हैं जो सत्ता का उद्देश्य है भारत में, जो हमारे संविधान का उद्देश्य है, संविधान क्यों बनाया गया, ये प्रस्तावना में कैसे दिखता है। देखिए, प्रस्तावना में एक शब्द प्रयोग हुआ है न्याय, एक शब्द प्रयोग हुआ है स्वतंत्रता, एक शब्द प्रयोग हुआ है समता, और एक शब्द प्रयोग हुआ है ये अखंडता, एकता और अखंडता, एक शब्द प्रयोग हुआ है बंधुता, ठीक, व्यक्ति की गरिमा भी। इन सब में हमें जो सत्ता का उद्देश्य है उसकी झलक मिलती है, ठीक। क्या क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समता, एकता और अखंडता, बंधुता, ठीक, ये हमारी सत्ता का उद्देश्य है। अब इन शब्दों को भी, न्याय क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, समता क्या होता है, इन सबको मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो जो हमारी प्रस्तावना होती है वो हमने सीखा, हमें मेनली 3 चीजें बताती है कि हमारे संविधान या हमारी सत्ता का स्रोत क्या है, हमारे सत्ता का स्वरूप क्या है, यानी कि जो हमारे भारत की प्रकृति है वो कैसी है, और जो हमारे सत्ता का उद्देश्य है वो क्या है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारे संविधान का या सत्ता का स्रोत प्रस्तावना द्वारा ये बताया जा रहा है कि जनता है वो कैसे बताया जा रहा है, इसको समझते हैं। तो इसे मैं अभी मिटा रहा हूं, इधर हम समझेंगे। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रस्तावना में शब्द प्रयोग हुआ है हम भारत के लोग। कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? हम भारत के लोग। ये वाक्य के रूप में प्रयोग हुआ है प्रस्तावना की स्टार्टिंग में, और अंत में ये 3 शब्द प्रयोग हुए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक। बीच की पूरी प्रस्तावना, यानी कि जो संविधान है, संविधान को अंगीकृत, संविधान को अधिनियमित और संविधान को आत्मार्पित करने का कार्य है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों के द्वारा। अंगीकृत यानी कि संविधान को लागू करना, अधिनियमित या अंगीकृत मतलब संविधान को स्वीकारना, अधिनियमित मतलब संविधान को लागू करना, और आत्मार्पित का मतलब स्वयं को सौंपना अर्थात देश को सौंपना। ये तीनों काम, संविधान को स्वीकारने का कार्य, संविधान को लागू करने का कार्य
और संविधान को देश के सौंपने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत के लोग द्वारा, यानी कि भारत की जनता द्वारा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो प्रस्तावना है वो सत्ता का स्रोत या संविधान का स्रोत किसको बताती है? जनता को बताती है। यानी जो संविधान का स्रोत है या सत्ता का स्रोत है किसमें निहित है? जनता में। इस वाक्य से आपको यह समझ में आ रहा होगा। इसी से एक शब्द जन्मता है लोक प्रभुता। ये लोक प्रभुता क्या होती है? लोक प्रभुता का अर्थ है जनता की प्रभुसत्ता, यानी कि जो सत्ता का जो भी बंटवारा है, जो सत्ता का जो स्रोत है, जो सत्ता की उपज है, उसके केंद्र में क्या होती है? जनता होती है। तो उस तरह के देश में किसकी प्रभुता होती है? जनता की। यही है लोक प्रभुता। तो अगर पूछा जाए कि भारत में संविधान का स्रोत या भारत में संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है, वो लोक प्रभुता की प्रकृति का है, यानी कि सत्ता के स्रोत में क्या है? जनता है। देखिए जो लोक प्रभुता शब्द है ये सबसे पहले रूसो, आपने कक्षा 10 वगैरह किताब में पढ़ा होगा, रूसो नामक एक दार्शनिक थे, उनके द्वारा लोक प्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया था। उनकी एक बुक आपको पता होगी, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से एक बुक भी लिखी थी। तो लोक प्रभुता के लक्षण भारत में दिखते हैं। कैसे दिखते हैं ये आपको समझ में आया कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन शब्दों के आप अर्थ लिख लीजिएगा कि अंगीकृत का मतलब स्वीकारना, अधिनियमित का मतलब अधिनियमित यानी कि लागू करना, और आत्मार्पित का मतलब स्वयं को सौंपना या देश को सौंपना, स्वयं को सौंपना या देश को सौंपना। तो ये आपको समझ में आया कि सत्ता के स्रोत में कौन है? जनता है। कैसे है ये प्रस्तावना हमें ये जानकारी कैसे देती है, मैंने इसकी जानकारी भी आपको दी। अब जो सत्ता का उद्देश्य है, जो हमारी सत्ता का स्रोत है, ये कैसे समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन सब शब्दों से प्रदर्शित होता है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अच्छे से आप प्रस्तावना को याद कर लीजिए। प्रस्तावना से क्योंकि काफी प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, इन्हीं में क्रम पूछ लेता है कि जो क्रम है सत्ता के स्वरूप का, उन शब्दों को आपको दे देगा ऑप्शन में और उन्हीं को क्रम से व्यवस्थित करने के लिए दे देगा। तो इसको अगर आपको याद रखना है तो वैसे मैं ट्रिक का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो ट्रिक होती हैं वो दिमाग को कमजोर करती हैं, दूसरे के द्वारा जो बताई गई हैं। अगर आप कोई ट्रिक अपने आप से बनाते हैं याद करने के लिए तो वो तो आपके लिए लाभदायक होगी, उससे तो आपको चीजें जो याद रहेंगी। लेकिन आप किसी दूसरे की बताई हुई ट्रिक का सहारा लेते हैं तो वो क्षणिक होती हैं, उससे आपका दिमाग धीरे धीरे कमजोर होता है। इसलिए आप जितना अपने दिमाग में लोड डालेंगे, अपने आप से ट्रिक बनाइए, अपने आप से जो जीएस के जितने भी पोर्शन है उनको आपस में रिलेट करिए, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूं, अगर इनको याद करना है तो सोसो एसडीआर कैसे याद कर लेंगे? सोसो एसडीआर यानी कि सोवरेन यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक, और गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगर इनको याद करना है, न्याय, इनका विकल्प का विकल्प पूछ लेता है कि जो सत्ता का उद्देश्य है वो कैसा है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और एकता और अखंडता, और ये क्या? बंधुता। इसको याद करना है तो आप अपने हिसाब से कोई जो ट्रिक आप सोच पाए वो बना लीजिए। मेन ये होते हैं, मैंने बता दिया है, ठीक। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे तो सत्ता के स्वरूप और उनके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।